हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं। केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी रॉ का नया चीफ किसको नियुक्त किया है और उनको ऑपरेशन सिंदूर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पूरी प्लानिंग में। केंद्र सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू रिसर्च सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है और ये दुनिया का चौथा इतना बड़ा रिसर्च सेंटर होने जा रहा है। WMO की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि एशिया का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है अब तक के इतिहास में, और ग्लोबल जो रेशियो है गर्म होने का उससे ज़्यादा एशिया का है। नेटो की एक समिट हुई है अभी, उसमें बहुत सारे डिसीजन हुए। महत्वपूर्ण ये है कि वो तमाम जो देश हैं नेटो के वो सब अपना डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। कितना बढ़ाएंगे? CBSE ने फैसला किया है कि 10th में 2 बार हम एग्जामिनेशन लेंगे, 2 बार। ICC ने स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है टेस्ट मैच के लिए, वो जानेंगे। किस शहर में आयोजित G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है और क्या हुआ है वहाँ पर। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल का आयोजन होने वाला है और भारत के एक राज्य को मेजबानी मिली है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इस जो प्रमुख का पद होता है वो सेक्रेटरी का होता है, रॉ सेक्रेटरी कहा जाता है। आंसर क्या होगा? पराग जैन। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ब्रेन बिहाइंड ऑपरेशन सिंदूर, मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ हुआ था उसके पीछे जो दिमाग था उनको अब रॉ चीफ बना दिए गए। ये IPS अधिकारी हैं इस वक्त। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को ये फैसला लिया और उनका कार्यकाल 1 जुलाई से अगले 2 वर्षों तक रहेगा। पद का नाम मैंने बताया सेक्रेटरी होता है और ये रॉ का चीफ कहा जाता है। ठीक है, तो और उनको ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। किसकी जगह ली इन्होंने? तो रवि सिन्हा की जगह ली। रवि सिन्हा का कार्यकाल 30 जून तक रहा है। ओके, अगर रॉ के बारे में कहेंगे, डिटेल नाम क्या है, फुल नेम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है जो कि विदेश में खुफियागिरी का काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 21 सितंबर 1968 को, 1968 को। पहले इसके सेक्रेटरी थे RN काओ, रामेश्वर नाथ काओ। रॉ का जो चीफ होता है वो रिपोर्ट किसको करता है? वो सीधे प्रधानमंत्री को करता है या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनको करता है। और ये कैबिनेट सेक्रेटरी के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उसके अंतर्गत आता है और डेली वो ब्रीफिंग करते हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। एजेंसी का जो प्राथमिक काम है वो है विदेशों में जाकर खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना, आतंकवाद को जो प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको रोकना, कंट्रोल करना, और भारतीय जो लीडरशिप है, नीति निर्माता है, उन सबको सलाह देना, और विदेश में क्या रणनीतिक चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कदम बढ़ाया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, उस संबंध में भी सलाह देना इनका काम है। तो अब पराग जैन के इम्पॉर्टेंट इनके बारे में हम समझ लें। वो पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और वो कुछ वक्त के लिए उनको पंजाब का पुलिस महानिदेशक यानी पंजाब का DGP भी बनाया गया था 1 जनवरी 2021 को। हालांकि तब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवारत थे और बहुत कम लाभ मिला है उसका, लेकिन फिर उनका जो मुख्य काम था वो रॉ में यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में बहुत रहा है काम। अच्छा, अभी जो चीफ बने हैं रॉ के, उससे पहले वो एविएशन रिसर्च सेंटर यानी ARC के चीफ थे। क्या है? एविएशन रिसर्च सेंटर। और ये रॉ का ही एक हिस्सा होता है एविएशन रिसर्च सेंटर। ये जो रिसर्च सेंटर है ना वो हवाई निगरानी का काम करता है। सिग्नेट ऑपरेशन हो गया, फोटो टोही विमान हो गया, सीमाओं की निगरानी करना, इमेजरी इंटेलिजेंस, इसके अलावा जो इसरो के द्वारा जो बनाए गए बहुत सारे खुफिया सैटेलाइट हैं उनके ज़रिए काम करना, ये काम है। और इनकी खासियत ये है कि ये मानव जो खुफिया होते हैं और टेक्निकल जो खुफिया जानकारी उसको एकत्रित करने में इनका बहुत ही असाधारण विशेषज्ञता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी जो काबिलियत है ना वो देखने को मिली थी, ऐसा कहना है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बहुत सारी खुफिया जानकारी प्राप्त मतलब दी गई थी सरकार को, सेना को, और उसी के ज़रिए पीओके में और इसके अलावा यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और इसके अलावा पाकिस्तान में कई जगहों पर जो मिसाइल दागे गए थे, तो उसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए 7 मई को, ठीक है, मतलब जैसे लश्कर तैयबा हो गया, जैश मोहम्मद हो गया, उनके जो मुख्यालय थे, सेंटर थे जहाँ ट्रेनिंग चल रही है, तो ये सब कुछ जो कौन से लोकेशन पर होना है, ये एविएशन रिसर्च सेंटर के चीफ होने के नाते इनको जानकारी थी वो, और इन्होंने सटीक जानकारी दी थी। और उसी के बाद मतलब हमला करने में तो कुछ मिनट लगे, कुछ सेकंड लगे, लेकिन अंदरूनी जो जानकारी है, ज़मीनी तैयारी है, वो सब बहुत पुराना था और वो सब जो इन्फॉर्मेशन थी ना, उसकी वजह से सटीक निशाना करने में बहुत आसानी मिली है। ठीक है, पराग जैन के पास कश्मीर में भी व्यापक काम करने का अनुभव है। इसके अलावा पीओके वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, उन सब की पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थितियाँ हैं, इसके अलावा खालिस्तानी आतंकवादी समूह है, उन सब से भी मामलों को रूबरू करना, ये सब चीज़ें की जानकारी है। अच्छा, 2019 में जब जम्मू कश्मीर का राज्य का पुनर्गठन हुआ था और केंद्र शासित प्रदेश बनाया था जम्मू कश्मीर को, फिर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें भी जो इंटेलिजेंस से संबंधित चीज़ों में इनकी बड़ी भूमिका रही है। विदेशों में भी ये काम कर चुके हैं। श्रीलंका और जो कनाडा में जो इंडिया जो भारतीय मिशन है, हाई कमीशन है, और तो वहाँ पर वो काम कर चुके हैं। और इस दौरान जो कनाडा में खालिस्तान आतंकी मॉड्यूल पर काफ़ी नज़र उन्होंने रखे थे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये पद होता है। भारत की सुरक्षा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में इसकी रॉ की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ज़रूरी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उससे पहले बताऊँ आपको कि अभी छूट चल रही है तमाम कोर्सेज में, समर सेल चल रहा है, बस चंद दिन और है। प्राइसेस तमाम कोर्सेज के आधे से भी कम हो चुके हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप है, इस पर आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स की और तमाम एग्जामिनेशंस की। जैसे इसका PDF तो फ्री में अवेलेबल है, इस वीडियो के आखिरी हिस्से में अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा अगर आप शानदार ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो ISPCS मेंबरशिप है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप है। करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है और इसके ज़रिए टेस्ट, PDF, वीडियो, ये सब कुछ मिलता है आपको। ओके, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। ओके, तो ये है। इसके अलावा SSC MTS का एक नया बैच, टारगेट बैच लॉन्च किया गया है। पूरी तैयारी बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी और एक्सपर्ट लोग हैं, मैं भी उसमें पढ़ाऊँगा। SSC GD का बैच भी लॉन्च हुआ है जो अगले एग्जामिनेशंस के लिए है। SSC CGL में एग्जामिनेशन में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो हम लोगों ने VOD बैच लॉन्च किया है ताकि फटाफट आपकी तैयारी हो सके। 71st BPSC के लिए ये बैच काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स आ चुके हैं। बैच 4 है, एग्ज़ामिनेशन के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, फॉर्म भरा जा चुका है और सामने एग्ज़ामिनेशन डेट भी है। तो तैयारी के लिए ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर क्या होगा? आगरा में। आगरा जिले के सिंगना एक जगह है, वहीं पर ये अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाया जाएगा। और ये जो पेरू में स्थित है, पेरू एक देश है, तो वहाँ पर जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है, तो उसी का एक सेंटर यहाँ भी भारत में भी होने जा रहा है। और ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 जून को लिया है। और आपको बताऊँ कि ये दक्षिण एशिया में आलू रिसर्च को लेकर सबसे बड़ा सेंटर होने जा रहा है। सिंगना में क्या है ना, 138 हेक्टेयर में वहाँ पर राजकीय आलू फार्म भी है। और इस सेंटर के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू की जो एक शाखा खोलने के लिए यहाँ 10 हेक्टेयर ज़मीन भी दी गई है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। परियोजना की टोटल लागत 171 करोड़ है, जिसमें भारत 111 करोड़ योगदान दे रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है CIP जो पेरू में है, वो 60 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा है और यूपी सरकार ने ज़मीन उपलब्ध कराई है। तो मैं बार बार एक चीज़ कर रहा हूँ पेरू के बारे में। पेरू में जो है यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर,
इसके बारे में भी जब बात कर लें। एक बार पेरू चलते हैं, फिर चर्चा करते हैं। पेरू जो है ना वो मैप के ज़रिए देखते हैं। ये अपना प्यारा भारत है और पेरू वो है दक्षिण अमेरिका महादेश में, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। और उसी में ये जो देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महादेश में, इधर ये वाला हिस्सा जो है ना वो पेरू है। ओके, क्या है ये? पेरू है। इसके पड़ोस देश इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, बोलीविया है, चिली है। तो यहीं पर ये CIP है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है। इसका स्पेनिश नाम जो है ना सेंट्रो इंटरनेशनल डे ला पापा है, इसलिए CIP कहा जाता है इसको। CIP सेंटर है यहाँ पर। और ये पूरी दुनिया में आलू के रिसर्च का सबसे बड़ा सेंटर है ये। पेरू की राजधानी जो लीमा है वहीं पर हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। आलू और शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो और इसके अलावा पोटैटो, इसके अलावा जो इंडियन जो जड़ें हैं, कंद हैं, उन सब को रिसर्च को लेकर है। दरअसल आलू की जो फसल है ना वो लैटिन अमेरिका में पेरू, बोलीवियन मूल निवासी है। मतलब आलू सबसे पहले पेरू, बोलीविया इसी इलाके में हुआ था और फिर ये स्पेनियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाया गया था और भारत तक भी पहुंचा था 17वीं शताब्दी में ये आलू, ठीक है। आलू हम लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं अभी इस वक्त। अगर भोजन में हम कहेंगे तो ज़्यादातर हिस्सा आलू मतलब हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। और ये लेकिन आलू भारत का नहीं है, वो पेरू, बोलीविया से निकल कर और पूरी दुनिया में होते हुए भारत तक पहुंचा था। तो ये आलू का ना CIP एक बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ पर और ये एक रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो आगरा में जो सेंटर खोला जा रहा है उससे पहले दुनिया में 2 और शाखाएं थी, मतलब टोटल 3 थी। पेरू के अलावा चीन और अफ्रीका में आलू पर रिसर्च हो रहा है और अब आगरा में ये CIP सेंटर के अलावा तीसरा सेंटर होगा। यानी अगर टोटल कहेंगे तो ये 4 सेंटर हैं। ये हेडक्वार्टर होगा, इसका 3 सेंटर, एक तो अफ्रीका में, एक चीन में और एक भारत में ये खुलने जा रहा है। तो आगरा के सिंगना में तो क्या है ना, यहाँ पर ये सिंगना में जो सेंटर खोला जाएगा तो वहाँ आलू की ऐसी किस्मों को पैदा किया जाएगा जो कि या तो भारत में नहीं होती हैं या आगरा व आसपास के वातावरण में नहीं हो सकती हैं, तो उसको वहाँ पर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब क्यों वजह है, देखिए आलू को लेकर रिसर्च सेंटर बनाने की ज़रूरत है क्योंकि चावल और गेहूं के बाद आलू दुनिया की में सबसे ज़्यादा तीसरी ऐसी सबसे ज़्यादा उपलब्ध खाद्य फसल है चावल और गेहूं के बाद, जबकि मक्का, कसावा और शकरकंद जो है ना वो 6ठे स्थान पर है। तो हालांकि भारत जो है ना वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है, उसके बाद फिर चीन है। लेकिन भारत में जो उत्पादन जो है ना वो प्रति हेक्टेयर वो कम होता है, मतलब प्रति हेक्टेयर 25 टन के आसपास उपज होती है एवरेज में भारत में। लेकिन ये है कि संभावना इसकी 50 टन प्रति हेक्टेयर है, मतलब कि उत्पादन जो है दोगुना हो सकता है। तो अब उसमें बहुत सारी वजह हैं, कम उत्पादन होने के, बीजों की उपलब्धता कम है, यहाँ की जो जलवायु है उसके अनुसार हमें बेहतर बीज बनाने की ज़रूरत है, उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो ये सब जब रिसर्च होगा तो भारत में आलू का उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आने वाले वक्त में जब आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है तो आलू और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की भी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आलू जो है मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा उत्पादन जो होता है ना सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिहार, वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद फिर बिहार हो गया और दूसरे राज्यों में ये उत्पादन होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, काफ़ी कुछ आपने समझा, बहुत सारी चीज़ों को समझा। प्रश्न तो मैंने एक दिया था कि कहाँ पर ये सेंटर खोला जा रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई उससे प्रश्न आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं किसी चीज़ को एलोबरेट करके बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट में अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? कौन सा है इसमें? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2024, वो सबसे गर्म वर्ष रहा है। और ये द हिंदू में न्यूज़ आप देख रहे हैं, क्या है न्यूज़? एशिया इज़ वार्मिंग एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज, मतलब दुनिया ग्लोबल यानी वैश्विक रूप से जो गर्म हो रहा है ना, पूरी धरती गर्म हो रही है, तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ने के जो टेम्परेचर है उसका ट्वाइस है एवरेज में। ये WMO की रिपोर्ट है। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
ओके, तो ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024, और ये जून 2025 में जारी की गई। और इसमें ये कहा गया है कि 2024 जो है ना वो एशिया का अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, और इसमें लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव शामिल थी। 2025 में भी इसकी है, अभी हम लोग देख रहे हैं गर्मी काफ़ी ज़्यादा अभी देखने को भी मिल रही है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, और इसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि इसके दरअसल हुआ ये कि ये 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें 1.45 डिग्री सेल्सियस का जो बढ़ने का रेशियो था वो उसको भी तोड़ दिया, और वैश्विक एवरेज का दुगनी रफ्तार से ये बढ़ रहा है। तो WMO के जो महासचिव हैं सेलेस्टे साउलो, तो उनका कहना है कि 2015 से 2024 तक हर साल ये टेम्परेचर जो है ना वो कुछ ना कुछ बढ़ता रहा है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चूँकि हीट वेव बढ़े हैं, गर्मी बढ़ी है, इसकी वजह से समुद्र स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों की तेजी आना, पिघलना, मतलब तेज़ी से पिघलना ग्लेशियर का, विनाशकारी तूफान, बाढ़ जैसी जो समस्याएं हैं ना वो सब बढ़ी हैं। ग्लेशियरों को बहुत नुकसान देखने को मिला है। मध्य हिमालय और तियान शान के 24 ग्लेशियरों में से 23 को भारी नुकसान पहुंचा है, और इसका खतरा बढ़ गया है। कैसे? ग्लेशियर जो है ना वो पिघल के वो झील बन जा रहे हैं, और झील अगर फटा तो फिर जो हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से जो पिछले कई वर्ष पहले जो केदारनाथ आपदा हुई थी, ऐसा ही कुछ खतरा बना हुआ है, तबाही का बना हुआ है। अगर हम देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में, मतलब या पिछले साल ही 2024 में जो बड़ी आपदाएं हुई हैं, इधर एशिया की बात करेंगे तो जैसे UAE में देखिए 1949 के बाद 2024 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। 24 घंटे 259.5 मिलीमीटर, पूरे साल वहाँ पर नहीं बारिश होती है इतनी, और एक बार में हो गई। नेपाल में बाढ़ आई, सितंबर 2024 में 246 लोगों की मौत हो गई। भारत में केरल में जो वायनाड ज़िले में जो अचानक बारिश हुई थी और एक पूरा पहाड़ खिसक के आ गया था गांव में, उसमें 350 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें भारत में तूफान के साथ साथ जो आकाशीय बिजली है, यानी जो ठनका गिरता है, उसकी वजह से 1300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। 10 जुलाई को तो अकेले 72 मौतें की बात कही गई थी। ये 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चीन में सूखे की वजह से 48 लाख लोग प्रभावित हुए, फसलें नष्ट हुई, आर्थिक नुकसान हुआ वहाँ पर। श्रीलंका में बाढ़ आई दिसंबर 2024 में और 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए, 5000 से ज़्यादा लोग विस्थापित होने पड़े। तो ये इतना ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। चक्रवात बढ़े, रिमल आया, असना आया, डान और फेंगल आया, और उसके बाद ये इतना काफ़ी कुछ नुकसान ये देखने को मिला है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये डेटा जो है जो आपने जाना। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर होगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कहाँ पर? द हेग में, ठीक है। तो पहली बार नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित वर्ल्ड फोरम में ये आयोजन किया गया था। एक बार नीदरलैंड चलते हैं, प्यारा भारत था उधर, और ये यूरोप है, उसी में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है नीदरलैंड, ओके। पड़ोसी इसका जर्मनी है। तो ये जो समिट हुई है ना, ये 24-25 जून को आयोजन किया गया था द हेग में, और ये पहली बार था जब नीदरलैंड में ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 32 सदस्य देश और जो साझेदार देश हैं उसके करीब, मतलब टोटल मिला के 45 राष्ट्राध्यक्ष, सरकार के प्रतिनिधि इसमें मौजूद थे, पहुँचे थे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ उस दौरान का। नेटो के बारे में समझते हैं, फिर और भी क्या फैसले हुए वो सब देखेंगे हम। नेटो क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कई जगह ओटन भी लिखा होता है। ओटन भी नाम है और नेटो भी नाम है। नेटो का जो है ना वो फ्रेंच नाम ओटन है। ओटन फ्रेंच में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रेटे डे अटलांटिक नॉर्ड, ठीक है। तो उसको अंग्रेजी में नेटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके।
तो ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य राजनीतिक गठबंधन है। और आपको बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो शक्तियां बहुत ज़्यादा उभरी थी, एक सोवियत संघ था और दूसरा अमेरिका था। दो ताकत थे जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते थे। और अमेरिका, इसी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध जो है ना वो बिगड़ने लगे थे और फिर कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। तब सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मिलकर सैन्य गठबंधन बनाया था और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में बनाया गया, बेल्जियम के ब्रसेल्स में। और नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत जो है ना वो 12 सदस्य थे इसके मेंबर, और अब 32 सदस्य हैं, जिसमें 30 यूरोपीय हैं और 2 उत्तरी अमेरिका के, जैसे यूएसए और कनाडा भी है। ओके। और इस संगठन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसका मुताबिक ये है कि किसी भी सदस्य देश पर अगर हमला होता है किसी अन्य देशों के द्वारा, तो फिर ये नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा और फिर नाटो के तमाम देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। ठीक है। 1952 में नाटो में तुर्की जुड़ा था, जो एकमात्र मुस्लिम देश है। अच्छा, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? उसके सेक्रेटरी जनरल हैं नाटो के मार्क रूटे। नाटो के कितने हैं? 32 सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हैं एक बार देख लेते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल बने थे स्वीडन और फिनलैंड, तो 2 तो हैं। इसके अलावा कौन कौन है? अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया है, ठीक है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है आपका। ओके। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस कहेंगे हम, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, ओके, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे हो गया, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया भी है एक देश, स्पेन, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हो गया। ठीक है। तो ये टोटल 32 जो है ना वो नाटो के मेंबर कंट्री हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नाटो समिट 2025 में सदस्य देशों यानी स्पेन के अलावा उन तमाम देशों ने अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति जताई है? टोटल आंसर को 5% तक। ठीक है। जितना भी है उससे बढ़ाकर वो 5% तक ले जाएंगे। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, नाटो लीडर्स एग्री टू हाइक मिलिट्री स्पेंडिंग। ठीक है। इसमें ट्रंप का बड़ा जोर था। ट्रंप का कहना था कि नहीं, हम सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम यूरोप की रक्षा करें, यूरोप अपना खर्च खुद करे और अपना रक्षा खुद उठाए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि नाटो का जो खर्चा है ना उसमें 66% अमेरिका वहन करता है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा, वहाँ के राष्ट्रपति ने कि आखिर हम क्यों खर्चा करें इतना ज़्यादा, वो खर्च हम अपने देश पर करेंगे। लेकिन दुनिया में दबदबा कायम रखने के लिए नाटो भी ज़रूरी है उसके लिए। तो उसने अब दबाव डाला कि बाकी देश जो है ना वो भी अपना रक्षा बजट को बढ़ाएं। ये तो नाटो में खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपना ही भी मतलब टोटल जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ना वो बढ़ाया जाए। तो यही तय हुआ कि अगले 10 साल में अपना जो रक्षा बजट है वो जीडीपी का 5% तक किया जाए। अब उसमें बहुत आपत्तियां भी आई थी इसको लेकर कि आखिर कैसे बढ़ेगा, क्या किया जाए। तो फिर ये एक फार्मूला रखा गया। नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटो, उनका एक प्रस्ताव था, उसके मुताबिक सदस्य देश जो हैं वो अपने जीडीपी का 3.5% यानी 3.5% सीधे सेना और हथियारों पर खर्चा करना होगा और 1.5% यानी 1.5% ऐसे काम पर खर्च करना होगा जो डिफेंस से जुड़े हुए हों। ठीक है। और इस प्रस्ताव में 1.5% की जो खर्च की परिभाषा है वो बहुत खुली रखी गई है। मतलब इसको देश अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, किसी खर्च को रक्षा खर्च में दिखा सकते हैं। कुछ देश जैसे पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, वो सब जो है जिनको रूस से बहुत ज़्यादा खतरा था, वो उन्होंने कहा कि हम
5% के लक्ष्य को जल्द ही पूरा करेंगे। बाकी यूरोप जो है ना इस खर्च को पूरा करने में काफ़ी पीछे है। इसमें स्पेन ने काफ़ी विरोध जताया, उसने कहा कि ये हम 5% नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। लेकिन वो जब तब तमाम देश ने कहा, ट्रंप ने भी कहा चलो ठीक है ये 5% तक अगर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका असर अमेरिका पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्पेन में जो गवर्नमेंट है, पेड्रो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो उनका यही कहना था कि भाई हम खर्च नहीं करेंगे। अब अगर हम इस पूरे स्थिति में देखें कि जीडीपी का इतना परसेंट, जैसे अगर हम चर्चा करेंगे भारत जो है ना कितना खर्च करता है, जीडीपी का कितना खर्च करता है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है, रक्षा बजट या रक्षा क्षेत्र में खर्चा कितना है, बजट की बात नहीं है, रक्षा क्षेत्र में खर्च कितना है। तो वर्ल्ड बैंक और सिपरी की रिपोर्ट देख रहा था मैं, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जीडीपी का 2.4% मिलिट्री पर खर्चा करता है। ठीक है, अब जीडीपी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, अब जीडीपी का जो खर्चा करना है वो उतना हो गया, 2.4% हो गया। तो भारत की जीडीपी कितनी है, काफ़ी ज़्यादा है, और पूरे भारत का बजट कितना है, तो वो करीब 50 लाख करोड़ के आसपास के है भारत का टोटल बजट। तो अब ये जो जीडीपी का जो खर्च बताया था इससे 2.5% है, या फिर तमाम जो देश हैं नेटो के उनको खर्च करना होगा 5% के आसपास। तो उसमें तमाम जो बाकी मतलब सरकार का अपना जो खर्च है, साथ में उसने कोई कंपनी बनाई या प्राइवेट एंटिटी बनी किसी उद्योगपति की, और वो डिफेंस से रिलेटेड कोई उत्पादन कर रहा है, गोलियां बना रहा है, बंदूक बना रहा है, तोप बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, तो वो सब कुछ इसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर में ही या मिलिट्री एक्सपेंस में ही ये खर्च, रक्षा जो पूरा खर्च है ना उसी में ये माना जाएगा। ओके, जीडीपी का। अब एक और मैं बात कर देना चाहता हूँ कि नेटो में अमेरिका इतना क्यों वो था कि खर्च जो है वो बाकी देश भी करें। जो तमाम 32 देश हैं इसके मेंबर, वो आप यहाँ पर, हाँ ये जो 32 देश हैं ये सब मिलजुल कर करें, अमेरिका ही क्यों सबसे ज़्यादा खर्च करें। इसमें दो पक्ष है। एक तो पक्ष ये है कि अमेरिका अपना जो खर्च है ना उसको तो कम करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका खर्च जो है ना वो कम हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर बाकी देश अपना खर्च बढ़ाते हैं तो फ़ायदा किसका होगा, अमेरिका का ही फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, जैसे अभी ज़्यादातर जो जहाज़ हैं, मिसाइल हैं, एंटी डिफेंस सिस्टम है, वो सब अमेरिका अपने खर्च से दे रहा है ना वहाँ पर, इन जगह पर जो नेटो की सेनाएं तैनात हैं। अब ये सब जब अपना खर्च बढ़ाएंगे, सामान किससे खरीदेंगे, अमेरिका से ही तो खरीदेंगे। तो किसकी जो पावर बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति किसकी बढ़ेगी, अमेरिका की बढ़ेगी, क्योंकि तुरंत के तुरंत तो ये सारे देश जो हैं वो बड़े बड़े हथियार तो बना नहीं सकते हैं। इन सब ने क्या किया, जब अमेरिका का वरदहस्त प्राप्त हुआ, नेटो बन गया, इन सब ने ज़्यादातर खर्च अपनी तरक्की में किए। ओके, और डिफेंस का सारा जिम्मा छोड़ दिया अमेरिका पर। अमेरिका ने भी कहा कि चलो हमारा दबदबा रहेगा, लेकिन अब जब नई रिजीम है, ट्रंप है, तो उनका कहना है कि बाकी देश भी खर्च करें और सामान तो हम ही से खरीदेगा, जब खर्च करे बढ़ाएगा सामान हम ही से लेगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट ये बात रही नेटो की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन हैगा कि 6 नंबर, हाँ, पुलिस और अग्निशमन खेल की मेजबानी भारत किस राज्य में करेगा, या भारत को मिली है तो किस राज्य को मिली है। 2029 के आंसर को गुजरात में ये आयोजन होगा, अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में ये आयोजन किया जाएगा। 70 देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई ने किस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति की घोषणा कर दी है। आंसर होगा 2026-27 में, नेक्स्ट जो शैक्षणिक सत्र होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये एक मतलब ऑप्शनल होगा, जो भी स्टूडेंट अपना जो अंक है ना वो बेहतर करना चाहते हैं, वो दूसरे एग्जामिनेशन में
बैठ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो बेहतर मार्क्स है वही मूल मार्क्स माना जाएगा। ठीक है, जिनका 3 विषयों में अगर वो उनके बहुत कम मार्क्स आए हैं, फेल भी हो गए, तो वो भी अगली बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। साल में जो दूसरा एग्जामिनेशन होगा उसमें बेहतर अंक आता है तो उसको मान लिया जाएगा। और ये सरकार के द्वारा बताया गया है कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अंतर्गत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME दिवस कब मनाया जाता है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस। आंसर होगा 27 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ICC ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर दिया है। तो इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर की समाप्ति के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा, मतलब आंसर का 60 सेकंड के भीतर, यानी 1 मिनट के भीतर अगला ओवर शुरू हो जाना चाहिए। स्टॉप क्लॉक नियम है, ये कर दिया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी है ना वो मैदान में प्रदर्शित की जाएगी। और इसमें क्या होगा कि अगर जो फील्डिंग जिसको मिली है और वो बॉलिंग जो कर रही है या बॉलिंग कर रही है जो टीम, तो उसने अगर 60 सेकंड से ज़्यादा वक्त लगा दिए तो 2 बार उनको चेतावनी दी जाएगी, एक गलती दूसरी गलती पर। तीसरी में अगर देर हुई तो 5 रन की पेनल्टी लगा दी जाएगी और 80 ओवर के बाद ये चेतावनी रीसेट हो जाएगी। ये नियम बना दिया गया है ICC के द्वारा। अब क्यों नियम बनाया गया, क्यों? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग सी स्थिति होती है। आज के ज़माने में जब T20 चल रहा है उसमें टेस्ट के व्यूअर कम है, ऐसे में उसकी आर्थिक उसकी जो उपयोगिता है वो भी कम होती जा रही है। तो क्रिकेट को और आकर्षक बनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट को ये फैसला किया गया है ICC के द्वारा, ताकि तेजी से जो ओवर है ना वो पूरा हो सके। अगला क्वेश्चन, किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया? आंसर क्या होगा, ये है कनाडा में, लेकिन कनाडा का ये जो शहर है ना या जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वो कनानास्किस, ओके, ये नाम है कनानास्किस। तो ये नाम है यहीं पर, ये जो है ना वो कनाडा के अल्बर्टा राज्य का एक हिस्सा है। तो कब से कब तक आयोजन हुआ? 16-17 जून को। कौन सी भी समिट थी ये? तो 51वीं यानी 51st समिट थी। और ये द हिंदू में आप देख रहे हैं, ये एक आर्टिकल है, फेल्ड समिट ऑन द G7 समिट इन कनाडा। मतलब इस समिट को फेल्ड समिट बता दिया है। क्यों? क्योंकि खत्म होने से पहले ही ट्रंप निकल के चले गए, कुछ ठोस डिसीजन हुआ ही नहीं, बस परिचर्चा, मुलाकात, यही सब होके रह गया। तो G7 के कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA और यूरोपीय यूनियन। ठीक है। और 2025 के समिट में किस किस देश को आमंत्रित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन को आमंत्रित किया गया था इसमें। ओके, तो ये समिट कनाडा में आयोजित की गई है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? देखिए, G7 का मेंबर तो नहीं है भारत, लेकिन उसको 12वीं बार आमंत्रित किया गया था। और G7 की जो मेन मीटिंग होती है उसमें आमंत्रित जो देश है उसको शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन एक आउटरीच सेशन होता है जिसमें जो इनवाइटेड जो तमाम गेस्ट हैं, गेस्ट कंट्री हैं, उन सबको शामिल किया जाता है। तो उसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को बहुत तेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, G7 में इस जो समिट हुई है उसके कई सारे एजेंडे थे, जैसे वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को मजबूत करना, क्षेत्रीय समस्या जैसे कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है, युद्ध भी हुआ, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर एकजुट रुख रखना, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन सब पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, बस मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर निकल लिए सब लोग। ट्रंप तो पहले ही निकल गए थे, वहाँ से चले गए थे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट ये वहाँ पर बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो मार्क कार्नी हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में तय हुआ कि जो डिप्लोमेटिक जो मिशन है उसको सक्रिय किया जाए। ठीक है, पिछले साल
भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव हुआ था उसके बाद से जो हाई कमिश्नर हैं वो हटा लिए गए थे, तो अब हाई कमिश्नर फिर से तैनात किए जाएंगे दोनों देश के द्वारा, और जो कमीशन हाई कमीशन है उसमें संख्या भी बढ़ाई जाएगी तमाम पदाधिकारियों की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 29 जून को, और इस बार की थीम है राष्ट्रीय नमूना संरक्षण के 75 वर्ष, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, ये जो दिवस है ना वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनकी जयंती पर मनाया जाता है। वो स्टैटिस्टिक्स के जीनियस रहे थे, तो उनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को। ओके, और भारत में जो जनगणना और अन्य जो चीज़ों को बढ़ावा देने का काम जो है ना, और स्टैटिस्टिक्स, इन सब में बड़ा योगदान उनका भी माना जाता है। ठीक है, वैसे जनगणना आज़ादी से पहले चल की है, लेकिन उनके द्वारा जो है ना काफ़ी योगदान दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून को, और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र कहेंगे वो पृथ्वी की कर्क रेखा और मकर रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो दूरी है उसको लेकर है। दुनिया की कुल सतह की मतलब ये सतह जो है ना लगभग 40% है ये इलाका। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और शायद आपने ज़रूर देखा होगा हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का वीडियो PDF सब कुछ अपलोड कर दिया जा चुका है। तो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं आप इस चैनल पे, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे, और शार्प लर्निंग पर भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, बाय।